हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए बच्चों, राजस्थान का इतिहास जो पशु परिचर भर्ती को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के इतिहास की जो क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं बच्चों, इसमें हमने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएँ हैं, जैसे कालीबंगा हुई, आपकी आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है, बैराट सभ्यता है, इन सब सभ्यताओं को हमने विस्तृत रूप से बच्चों पढ़ लिया है। इन सब सभ्यताओं के अलावा किसी भी अन्य सभ्यता के अंदर से जो है हमें प्रश्न देखने को नहीं मिलता है। फिर भी हमने लगभग सभी जो सभ्यताएं हैं उनकी स्थिति को तो देख ही लिया है बच्चों। अब जो है आगे हमारा जो पोर्शन है वो आधुनिक राजस्थान का पोर्शन हम शुरू करने वाले हैं बच्चों। मध्यकालीन राजस्थान भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप राजवंश को पढ़ेंगे, जिसमें आप महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे, जिसमें आप जो है गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, इन सबको पढ़ेंगे। लेकिन मध्यकालीन इतिहास से इतने प्रश्न नहीं उठते हैं जितने प्रश्न हमको जो है आधुनिक राजस्थान से देखने को मिलते हैं। तो हम आधुनिक राजस्थान शुरू करने वाले हैं। आधुनिक राजस्थान में आपका एकीकरण हो गया, विभिन्न जो किसान आंदोलन है वो हो गए, 1857 की क्रांति हो गई, और जो 1857 से लेकर 1947 के बीच मध्य की घटनाएं हैं वो सभी भी बच्चों किस में आती हैं, आधुनिक राजस्थान में आती हैं। जैसे आपके आन प्रथा हो गई, जैसे आपकी सती प्रथा हो गई, कन्यावध हो गया, ये सब जो तथ्य हैं वह भी किसके अंतर्गत आती हैं बच्चों, जो आपके आधुनिक राजस्थान है इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए साथियों, आज बहुत अच्छे चैप्टर, बहुत अच्छा कंसेप्ट से हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों 1857 की क्रांति। क्या नाम है बच्चों? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों। देखिए, 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले हमें जो है एक अधिपत्य पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया, या हम कहें जो ब्रिटिश सरकार थी बच्चों। ब्रिटिश सरकार ने किस तरह पूरे ऑल ओवर इंडिया में, किस तरह अपने राजस्थान में जो है अधिपत्य जमाने की कोशिश की बच्चों। 1857 की क्रांति हम जब ही समझ पाएंगे जब हमको पता होगा कि इसमें क्रांति किसने की, इसमें क्रांति करने के क्या कारण थे, आखिर ऐसा क्या कारण था कि अचानक जो है क्रांति का एक रूप ले लेती है, एक आंदोलन का रूप ले लेते हैं। जबकि 16वीं सदी में जब अंग्रेज ने इंडिया पे आए थे, अंग्रेजों ने जब अधिकार इंडिया पे किया था बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अधिकार जमाया था, तब से लेकर आसानी से उनका जो व्यापार था वो चल रहा था। आसानी से वो जो है एक तरीके से हम कहें कि हमारा जो है शोषण कर रहे थे। लेकिन अचानक एक क्या हुआ, क्या चिंगारी जली, जिसमें एक बहुत बड़ी क्रांति 1857 की क्रांति का एक रूप ले लिया बच्चों। इन सब तथ्यों को हमें जानना पड़ेगा, इसलिए हमें 1857 से थोड़ा पहले चलना पड़ेगा बच्चों, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे जो राजा महाराजा थे उनके साथ सहायक संधियों का प्रस्ताव रखा, राजा महाराजाओं ने किस तरह उनकी मदद की, उसके अलावा किस तरह हमारे जो सैनिक थे वो प्रताड़ित किए गए, अपमानित किए गए, और उनके जो मुख्य जो थे कर्मचारी या अफसर, उन्होंने किस तरह हम पर शासन लागू किया। इन सब तथ्यों को जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे बच्चों 1857 की क्रांति की। तो चलिए बच्चों, 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले एक आपको हेडिंग डालना है, उसका नाम है आधुनिक राजस्थान में जो है ब्रिटिश आधिपत्य। आधुनिक राजस्थान में बच्चों किसका आधिपत्य है? ब्रिटिश सरकार का। तो आप हेडिंग डालिए बच्चों उससे पहले, आधुनिक राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य। देखिए बच्चों, आधुनिक राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य, आधिपत्य का मतलब अधिकार, यानी किस तरह जो ब्रिटिश सरकार थी उसने राजस्थान में अधिकार किया। वैसे हम जब इंडिया लेवल का जीके पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं कि मध्यकालीन जो भारत है उसमें ब्रिटिश आधिपत्य है। इसी तरह हम राजस्थान का पढ़ेंगे तो जो आधुनिक जो राजस्थान है उसमें ब्रिटिश आधिपत्य हमको पढ़ना है बच्चों। तो चलिए देखिए बच्चों, हम शुरू करते हैं ब्रिटिश आधिपत्य। मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है बच्चों, आपने नाम सुना होगा, EIC इसको बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है, अपने जो राजा महाराजा थे, जो अपने राजवंश जो चले आ रहे थे बच्चों, उन सब के पास, जैसे मेवाड़ वाले वंश मेवाड़ वाले थे, जैसे मारवाड़ वाले थे, जैसे आपके इधर ये जोधपुर वाले थे,
इधर आपके बीकानेर वाले थे, ये जो सब थे राजा महाराजा थे, उन सब के पास एक फरमान भिजवाया बच्चों, एक पत्र भिजवाया गया था। उस पत्र में ये लिखा था कि देखिए उस समय क्या हो रहा था, आपको मैं समझाने का प्रयास करूं। जो नीचे का जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में बच्चों थे मराठा। कौन थे बच्चों? मराठा। तो मराठा बार बार मध्यकालीन भारत या मध्य भारत या उत्तरी भारत में आक्रमण करते थे बच्चों। कौन करते थे? मराठा। तो इन मराठाओं से क्या है, एक तरीके से हमारे जो राजा थे उनको संरक्षण चाहिए था। हमारे जो राजा थे उनके पास इतनी सेनाएं तो बची नहीं थी कि वे लड़ सके, इन मराठाओं का सामना कर सकें। तो इसलिए ये मराठा जो लूटपाट मचाने का कार्य करते थे अपने उत्तरी भारत में। तो जब उत्तरी भारत में आएंगे तो राजस्थान में भी ये बार बार जो है प्रवेश करते थे। पहली बार इनको बूंदी वाले शासकों ने बुलाया था मराठाओं को। तो ये जब बार बार आने लगे राजस्थान में, तो हमारे जो राजा थे, हमारे जो शासक थे, उनको एक सहयोग चाहिए था, किसी सेना का क्या चाहिए था साथियों? साथ चाहिए था इनसे लड़ने के लिए। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक रूप में उभर कर सामने आई, एक विशाल शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई बच्चों। बंगाल का एक युद्ध होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का एक युद्ध करती है, उसके साथ वह पूरे भारत में एक राजनीतिक रूप ले लेती है, एक विस्तृत रूप ले लेती है। हमारे राजाओं को एक सहारा मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी का कि ये हमें बचा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सहारा मिल गया कि हम इन राजाओं के माध्यम से इस पूरे राजस्थान में या हम कहें पूरे उत्तरी भारत में क्या कर सकते हैं बच्चों? व्यापार कर सकते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भी सहारा मिल गया और ये हमारे राजाओं को भी, जब दोनों तरीके से दोनों की जरूरतें पूरी होने लगी तो एक दूसरे से संधियां होने लगी। तो आधुनिक राजस्थान में जो ब्रिटिश आधिपत्य है, हम ये कहें तो ये कैसे जमा बच्चों? ये संधियों के माध्यम से जमा। कैसे जमा? संधियों के माध्यम से। तो इसमें आप बस एक लाइन लिखिए, हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। आपके में ये पोर्शन नहीं है, ये एक विस्तृत पोर्शन है, लेकिन एक दो लाइन में आप इनको याद रख सकते हैं, इनको आप समझ सकते हैं। इनको समझे बिना आप 1857 की क्रांति नहीं समझ सकते, क्योंकि क्रांति में मैं आपको कारण लिखाऊंगा जिनमें संधि आएंगी, फिर आप कहोगे कि सर ये संधि कहाँ से आ गई। इसलिए आप समझिए। देखिए संधि क्या होती है? संधि होती है बच्चों, दो जो है व्यक्ति हैं वो आपस में किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, या वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम अब साथ रहेंगे, साथ मिलकर कार्य करेंगे, वो एक संधि होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे जो राजा महाराजा थे उनके बीच संधियां हुई। तो आप सिर्फ इसमें इतना लाइन याद रखिए, आधुनिक राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य है, ये आपने हेडिंग डाला। इसमें आप बस ये एक एरो लगाकर लिखिए बच्चों। क्या लिखना है आपको? सन 1830 से 3 से सन 1803 से 1823 तक, सन 1803 से 1823 तक राजस्थान में, आप राजस्थान कहो या राजपूताने में, आप राजपूताने भी कह सकते हो। सन 1803 से 23 तक राजपूताने में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, मैं बच्चों आपको बार बार EIC लिखूंगा, आप ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार इसका नाम लिख ले, फिर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह EIC लिखते चलना। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों का दौर चला। किसका दौर चला बच्चों? संधियों का दौर चला। देखिए समझने का प्रयास कीजिए मेरी बात। यहां क्या हो रहा है बच्चों? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी राजा महाराजाओं के पास आ रही थी, जैसे आपके अजमेर वाले हैं, जैसे आपके मेवाड़ वाले हैं, सबके पास गई थी और एक प्रपत्र उसने पारित किया था बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि देखिए आप हमारे साथ संधि कीजिए, संधि के बदले आपकी जो भी सैन्य सुरक्षा होगी वो पूरी सैन्य सुरक्षा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे मान लीजिए मराठा आप पर आक्रमण करते हैं तो ये कंपनी की जिम्मेवारी है कि हम आपको क्या करेंगे बच्चों? सहयोग करेंगे। किसने कहा बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि यदि आप पर कोई भी आक्रमण करता है, बाहरी आक्रमण करता, तो हम उसका सहयोग करेंगे। यदि आप में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है तो हम आपकी सहयोग करेंगे। एक तरीके से हम कहें कि एक आधिपत्य जमाने वाली बात हो रही थी यहाँ पे पूरे राजा पे, या फिर हम कहें कि पूरा जो राजशाही था उस पर। जैसे राजस्थान में कई रियासतें थी तो सभी रियासतों से उन्होंने लगभग संधियां की। तो इसी क्रम में वो आगे बढ़ते गए। 1803 में पहली संधि होती है बच्चों, 1823 तक संधियों का दौर चलता है ऑल ओवर राजस्थान में। ये था एक तथ्य जो आपको याद रखना है। आपके में संधियां नहीं है पशु परिचर में, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि राजस्थान में सन 1803 से लेकर के 23 तक राजस्थान में या राजपूताने में किसका दौर चला बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों का दौर चला।
ठीक है, ये संधियां हमारे राजा कभी नहीं करते, लेकिन क्योंकि जो नीचे दक्षिण भारत के मराठा थे बच्चों, वो बार बार क्या आक्रमण कर रहे थे, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगली लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों। अब देखिए, जब संधियों का दौर चल रहा है बच्चों, तो संधियों के दौर में क्या होता है बच्चों, ये आपने लिख लिया। इसके बाद हम एक जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो हमारी जो सेनाओं की गठन होगा राजस्थान में, जो बटालियन बनेंगी, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये आपने लाइन लिखी। उसके बाद आप लिख सकते हैं, देखिए सन 1803 से 23 तक राजस्थान में संधियों का दौर चला। अब क्या हो रहा था साथियों, अजमेर में एक शासक थे दौलत राव सिंधिया से ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है बच्चों, लड़ाई हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की दौलत राव सिंधिया से लड़ाई हो जाती है। इसी क्रम के बीच यानी लगभग 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी की किससे हो जाती है बच्चों, दौलत राव सिंधिया से लड़ाई हो जाती है। और दौलत राव सिंधिया को सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित कर देती है और अजमेर पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमा लेती है। देखिए, कंपनी 1803 से 23 तक संधि कर रही थी। जब संधि के दौरान कोई राजा मान रहा था, कोई नहीं मान रहा था, तो उसको मनाने का जो है प्रयास किया जा रहा था। दौलत राव सिंधिया थे अजमेर के शासक बच्चों। अजमेर के जो शासक थे दौलत राव सिंधिया, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इस जो प्रपत्र है इस पर मैं साइन नहीं करूंगा। जब इनकार कर दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। युद्ध हुआ दोनों के बीच और दौलत राव सिंधिया परास्त हो जाते हैं बच्चों। और जब दौलत राव सिंधिया परास्त हो जाते हैं तो पूरे अजमेर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो जाता है। जब एकाधिकार हो जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि क्या संधि करना, इससे अच्छा है कि एकाधिकारी करो, डायरेक्ट जीतो इन शासकों से। तो ये एक बीच में तथ्य सामने आता है 1818 में। तो हम इसको लिखते हैं बच्चों, इसको कैसे लिखते हैं, ये आपने लिख लिया। सन 1803 से 23 तक राजपूताने में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों का दौर चला। अगली हम लाइन लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे हम, सन 1818 में क्या लिखना है बच्चों, सन 1818 में, सन 1818 ईस्वी में अजमेर के शासक दौलत राव सिंधिया को ईस्ट इंडिया कंपनी ने परास्त किया, ने पराजित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया बच्चों, पराजित कर दिया, या हम ये कहें कि उन्होंने अजमेर पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, पराजित कर दिया और अजमेर पर एकाधिकार कर लिया। और अजमेर पर क्या कर लिया बच्चों, उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। एकाधिकार अजमेर पर जो है बच्चों उन्होंने कर लिया। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए 1803 से 1823 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी संधियां कर रही थी, प्यार से समझा रही थी कि आइए हमारे साथ मिल जाइए, आपको जो भी सैन्य सुरक्षा है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ व्यापार में सहयोग करना है। हम आपके क्षेत्र में व्यापार करेंगे, आप हमारा सहयोग करो, आप हमें रोक टोक नहीं करोगे, आप हम पर टैक्स नहीं लगाओगे। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के वादे थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण वादा बच्चों ये भी था कि जिस भी राजा से वे संधि कर रहे थे उससे वो ये बोल रहे थे कि हम आपके आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और आप हमारे बाहरी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मतलब क्या था, देखिए आप इस नीति को समझिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाहरी मामले में दखल अंदाजी राजा नहीं कर सकता संधि के दौरान, तो इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र से कितना भी व्यापार वो कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी। किसी भी जैसे सोना हुआ या किसी भी आभूषण हुआ, उसको वह कहीं भी पहुंचा सकती है, क्योंकि उनको व्यापार करके पहुंचाना तो सीधा इंग्लैंड था, पहुंचाना तो सीधा किसी भी जो तथ्य है, किसी भी प्रोडक्ट है, वस्तु है, उसको कहाँ पहुंचाना है बच्चों, इंग्लैंड पहुंचाना है। तो इसलिए ये संधि देखिए आप किस तरह की गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मतलब आप कुछ भी कीजिए आपके परिवार में, आप कितनी भी शादी कीजिए, आपका कोई भी उत्तराधिकारी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है कि आप हमारे बाहरी मामलों में हस्तक्षेप मत करना। भाई हम आपके क्षेत्र से किसी को भी बाहर ले जाए, कुछ भी यहाँ बेचें, आपको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दाम हो। ये क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वपूर्ण शर्तें थीं बच्चों।
जिन शर्तों की वजह से हम 1857 की क्रांति, इतनी बड़ी क्रांति को आगे पढ़ेंगे बच्चों। ये 2 लाइनें महत्वपूर्ण लाइनें हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दौलत राव सिंधिया से अजमेर को जीता। दौलत राव सिंधिया से अजमेर को जीत लिया, मतलब अजमेर पर पूर्ण अधिकार किसका हो गया है बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों अजमेर कमिश्नरी की स्थापना करती है। मतलब जब अजमेर पर, वो ये सोचती है जब अजमेर पर अपना अधिकार हो गया है तो क्यों ना इसको मुख्यालय बना दिया जाए, जिससे पूरे दक्षिण का भी हम व्यापार संभाल सकते हैं, पूरे मध्य का भी हम व्यापार संभाल सकते हैं, और पूरे जो उत्तर है उसका भी हम व्यापार संभाल सकते हैं। अर्थात हम ये कहें कि पूरे राजस्थान का व्यापार संभालने के लिए एक उन्हें केंद्र चाहिए था, वो केंद्र था अजमेर बच्चों। तो अजमेर को उन्होंने क्या बनाया? कमिश्नरी। कमिश्नरी वो होता है बच्चों जहां उनका मुख्य अधिकारी बैठता है, अंग्रेजों का मुख्य अधिकारी बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? चीफ कमिश्नरी। तो अजमेर को उन्होंने सन जो है 1832 में, विलियम बेंटिंग का काल था बच्चों, विलियम बेंटिंग के काल में क्या बनाया? अजमेर कमिश्नरी की स्थापना की। तो हम अगली लाइन इसमें ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हो गया, उन्होंने अजमेर को जीत लिया। जब अजमेर को जीत लिया तो वहां वो कुछ करेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं बच्चों? अजमेर को सन 1832 में, सन 1832 में विलियम बेंटिंग के काल में, विलियम बेंटिंग के काल में, सन 1832 में विलियम बेंटिंग के काल में अजमेर कमिश्नरी का गठन किया जाता है। देखिए आप, अजमेर कमिश्नरी का गठन किया जाता है। सन 1832 में जो है चीफ कमिश्नरी इसको बना दिया जाता है। मुख्य जो है अतिथि जो बैठेगा, उनका जो अफसर बैठेगा, उसका जो है निवास इसको बना दिया जाता है। अर्थात हम ये कहें कि पूरे राजस्थान पर एकाधिकार पाने के लिए, पूरे राजस्थान में व्यवसाय को फैलाने के लिए, पूरे राजस्थान में व्यापार करने के लिए उन्हें एक स्थान की जरूरत थी। वो स्थान उन्हें सन 1818 में दौलत राव सिंधिया को हराकर प्राप्त हो गया था। जब 18 में प्राप्त हो गया तो लगभग हम ये कहें कि 10 और उन्होंने 12-13 साल इंतजार किया। इंतजार करने के बाद सन 1832 में जब विलियम बेंटिंग का काल चल रहा था इंडिया में, विलियम बेंटिंग के काल में बच्चों उन्होंने क्या कर दिया? अजमेर को चीफ कमिश्नरी में बदल दिया। ये आपको याद रखना है। तो अजमेर कमिश्नरी की स्थापना हो गई। अक्सर बच्चों ये प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अजमेर कमिश्नरी की स्थापना कब हुई? कब हुई बच्चों? 1832 में। किसके काल में हुई? विलियम बेंटिंग के काल में हुई। ये बात आपको याद रखना है बच्चों। तो ये एक तथ्य हो गया, उन्होंने अजमेर को कमिश्नरी बना दिया। अब बात आती है बच्चों, जब उन्होंने अजमेर को कमिश्नरी बना दिया, जब उनका व्यापार पूर्ण रूप से चलने लगा, जब सभी राजा राजस्थान के जो थे उन्होंने संधियां कर ली, तो उनको जरूरत थी बच्चों सेना की। उनको जरूरत किसकी थी बच्चों? सेना की। तो सेना की जरूरत थी, तो इससे जब अजमेर कमिश्नरी की उन्होंने स्थापना की, उससे पहले भी उन्होंने क्या किया है बच्चों? एक सेना का गठन किया था, जिसको मेर बटालियन हम बोलते हैं। तो कई सेना का उन्होंने गठन किया। उन सभी जो सैन्य बटालियन थी उन सबको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम हमारी क्रांति की ओर अग्रसर होंगे बच्चों। चलिए बच्चों देखिए, सन 1832 में विलियम बेंटिंग के काल में अजमेर कमिश्नरी की स्थापना हो जाती है बच्चों। अब लिखिए आप सैन्य बटालियन, तो हेडिंग डालिए आप विभिन्न सैन्य बटालियन, विभिन्न सैन्य बटालियन। चलिए बच्चों, विभिन्न सैन्य बटालियन पढ़ते हैं हम। किस तरह अंग्रेजों ने जो अपनी सेना का जो है विस्तार किया, राजस्थान में किस तरह वो सेना बढ़ाते गए, ये विभिन्न सैन्य बटालियन वो गठन करते जाएंगे, आगे आगे सेनाएं बढ़ती जाएंगी। ये हम तथ्य आगे पढ़ेंगे, ताकि यही जो सेनाएं हैं बच्चों जो विद्रोह करेंगी। आपको बता दूं 1857 की क्रांति में कोई व्यक्ति अलग से नहीं लड़े थे, कोई समाज नहीं लड़ा था और आम जनता नहीं लड़ी थी। कौन लड़े थे बच्चे? सैनिक लड़े थे, जो अंग्रेजों के ही कार्यालयों में काम कर रहे थे, वही सैनिक लड़े थे बच्चों।
जो उनकी फौज में थे, जो उनके पुलिस में थे, जो उनकी सेना में थे, वो उन्होंने बच्चों क्या किया है, विरोध किया है। तो ये आपको याद रखना है किसने विरोध किया। आगे मैं आपको सब कुछ लिखाऊंगा। सबसे पहले विभिन्न सैन्य बटालियन हम देखते हैं किस तरह राजस्थान में सैन्य बटालियनों की स्थापना की गई, गठन की गई, और सेना को उन्होंने अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मजबूत करने का एक प्रयास किया। चलिए बच्चों, पहली सैन्य बटालियन देखते हैं। मेर बटालियन की उन्होंने स्थापना की। मेर पड़ता है बच्चों अजमेर में, मेरवाड़ा जिसको हम बोलते हैं। तो पहली आप डालिए मेर बटालियन। पहली कौन सी है बच्चों, मेर बटालियन। क्या नाम बच्चों, मेर बटालियन। मेर बटालियन की जो है उन्होंने सबसे पहले स्थापना की बच्चों। मेर बटालियन उन्होंने कब बनाई, स्थापना इसकी कब की साथियों, 1822 और 23 में की। तो इसकी जो है स्थापना बच्चों, स्थापना कब की, सन 1822-23 में। देखिए आपको बताऊं, जब अंग्रेजों ने व्यापार चलने लगा तो उनको व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, उनको सेना की जरूरत पड़ेगी पूरे व्यापार को संभालने के लिए राजस्थान में। तो वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो क्या कर रहे हैं, सेना निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि वो राजाओं से संधि कर चुके हैं कि ये आपकी रक्षा करेगी। तो उनको अब क्या चाहिए बच्चों, सेना भी चाहिए, क्योंकि रक्षा करने के लिए क्या चाहिए, सेना चाहिए। तो उन्होंने पहली बटालियन बनाई जिसका नाम है बच्चों मेर बटालियन, क्योंकि अजमेर उन्होंने जीत लिया था। क्या कर लिया था बच्चों, अजमेर उन्होंने जीत लिया था। जब अजमेर जीत लिया तो वहां उनका एकाधिपत्य हो गया है, और एकाधिपत्य हो गया है मतलब सबसे पहले सेना वो कहां बनाएंगे बच्चों, अजमेर में बनाएंगे। पहली बनाते हैं मेर बटालियन, स्थापना करते हैं 1822-23 में। ये आपको याद रखना है। इसका जो मुख्यालय है बच्चों ब्यावर रखते हैं वो, इसका मुख्यालय कहां रखते हैं बच्चों, इसका जो मुख्यालय है वो कहां है बच्चों, ब्यावर। ब्यावर कहां पड़ता है बच्चों, अजमेर में। अब ये डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ये अब ब्यावर अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो ब्यावर कहां पड़ता है बच्चों, अजमेर में पड़ता है। ब्यावर कहां पड़ता है, अजमेर में। और इसमें मेर बटालियन का आप ये भी याद रख सकते हैं, इस बटालियन ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। इस बटालियन ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। आगे मैं ये कंसेप्ट और आपको समझाऊंगा अच्छे से। देखिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो मेर बटालियन सबसे पहले स्थापना की थी, मेर बटालियन की स्थापना करने का बच्चों कारण क्या था, मेर बटालियन की स्थापना करने का कारण था कि अंग्रेजों को एक सेना चाहिए थी, एक सशक्तिकरण चाहिए था, क्योंकि 1832 में वो जीत चुके हैं, 1818 में वे जीत चुके हैं अजमेर को। अब अजमेर में उन्हें जरूरत थी कि इस क्षेत्र में हम एक सेना का निर्माण करें, ताकि पूरे राजस्थान पर, पूरे राजपूताने पर ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर पाए। जब कंट्रोल कर पाए तो मेर बटालियन की पहले स्थापना की जाती है। मेर बटालियन का मुख्यालय बच्चों ब्यावर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है बच्चों, ब्यावर। और इसकी जो स्थापना है बच्चों 1822-23 में की जाती है। और इस बटालियन को ने जो है बच्चों विद्रोह में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। ये आपको याद रखनी है। जो ब्यावर आपका आप नाम देख रहे हो ब्यावर बच्चों, ये ब्यावर भी कैसे पड़ा, अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना होगी। देखिए आप एक बार मैं राजस्थान के मैप में आपको समझाने का प्रयास करूं, ये ब्यावर इसका नाम कैसे पड़ा बच्चों। देखिए ये अपने राजस्थान है, यहाँ है बच्चों अजमेर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, अजमेर। जब भी अंग्रेज पूरे राजस्थान से, ऑल ओवर राजस्थान से बच्चों क्या कलेक्ट करते, राजाओं से टैक्स कलेक्ट करते। संधियों के माध्यम से राजाओं ने कर लिया था, उनसे संधि कर ली थी। अब जब संधि कर ली तो अंग्रेजों ने ये कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा कि आप ये इतना इतना पैसा रुपए है, ये हमें सोना या रुपए जो भी आप देना चाहो आप हमें दीजिए। आप हमें क्या दीजिए, टैक्स दीजिए। हम आपकी सैन्य शक्ति के माध्यम से क्या करेंगे बच्चों, सहायता करेंगे। किसने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। साथ में आप हमें व्यापार में नहीं रोकोगे, आपके क्षेत्र में किस में नहीं रोकोगे बच्चों, व्यापार में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य शर्तें थी, आगे मैं आपको लिखाऊंगा। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो इनसे राजाओं से टैक्स के लिए या शर्तें जो रख दी हैं बच्चों, तो शर्तें जब रख दी हैं तो उसको किसकी जरूरत है, सेना की जरूरत है। तो उन्होंने सेना के रूप में अजमेर को जीतकर मेर बटालियन की बच्चों स्थापना कर दी। ये अजमेर वाला क्षेत्र है, अजमेर वाले क्षेत्र में बच्चों मेर बटालियन की स्थापना हो गई। अब देखिए पूरे राजस्थान से उन्होंने टैक्स वसूला, टैक्स वसूल करके वो कहाँ लाए बच्चों, अजमेर। मतलब कहाँ लाए, मेर बटालियन में। कहाँ लाए बच्चों, जो मेर बटालियन हमने देखी है, जो मेरवाड़ा है वहां लाए बच्चों। तो मेर बटालियन में लाए। यहाँ से वो जब भी इस टैक्स को कहाँ ले जाती बच्चों, ऊपर क्या था हमारे, दिल्ली। जो दिल्ली था वो सेंट्रल था, जो केंद्र था अंग्रेजों का। तो कहाँ ले जा रहे हैं वो टैक्स को बच्चों, दिल्ली। जब दिल्ली टैक्स को ले जा रहे हैं बच्चों, तो बीच में क्या पड़ रहा है, शेखावाटी का ये क्षेत्र पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है बच्चों, शेखावाटी का क्षेत्र पड़ रहा है। और अजमेर के भी
अजमेर के ही एक डिस्ट्रिक्ट से गुजरना पड़ता था जिसका नाम है ब्यावर, जहां हमने मीर बटालियन की स्थापना देखी है। ब्यावर का नाम कैसे पड़ा मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, अंग्रेज एक अफसर था जिसका नाम है बच्चों हेनरी। क्या नाम बच्चों? हेनरी, जिसकी पोस्टिंग थी दिल्ली। इस हेनरी ने, इसकी पोस्टिंग थी बच्चों दिल्ली। ये ऊपर से आदेश देता था कि राजस्थान से या राजपूताने से जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको कहाँ लाइए, आप दिल्ली लाइए। यहाँ से सैनिक दिल्ली ले जाते थे, तो जब इस क्षेत्र से गुजरते थे तो उनके साथ चोरी चकारी बच्चों सर्वाधिक होती थी, लूटपाट हो जाती थी। यहाँ के जो लोग हैं साथियों, वो चोरी ज़्यादा करते थे। तो इसलिए इस हेनरी को क्या है, इसको जो है गुस्सा आया साथियों, और ये राजस्थान में पोस्टिंग लेता है। ये राजस्थान में आता है और ये जो जगह है जहाँ पर चोरी ज़्यादा होती है उस पर ये बोर्ड लगा देता है बच्चों। ये लिखता है उस पर बच्चों, क्या लिखता है? बी अवेयर। क्या लिखता है बच्चों? बी अवेयर। बी अवेयर लिख देता है। बी अवेयर लिखता है तो जो इनकी जो सेनाएं थी बच्चों, इसमें भी हमारे कौन थे बच्चों? इसमें भी हमारे राजस्थानी थे, हमारे भारतीय थे। वैसे भी उनको अंग्रेजी तो आती नहीं थी। इसने लिखा बी अवेयर, मतलब होता है इसका बच्चों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसने सिर्फ ये लिखा ताकि और कोई अंग्रेज अफसर यहाँ आए और कोई सैनिक इनके यहाँ आए तो वो सतर्क हो जाएं कि इस क्षेत्र में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो इसलिए उसने बोर्ड लगाया बी अवेयर। हमने पढ़ना इसको शुरू किया, हमारे सैनिकों ने पढ़ना शुरू किया बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, और इसको हमने बना दिया बच्चों ब्यावर। क्या बना दिया? ब्यावर। तो इस तरीके से ये जो आपका मीर बटालियन का मुख्यालय है इसका नाम पड़ा ब्यावर। हेनरी के द्वारा ये रखा गया, दिल्ली का अफसर था बच्चों, तो मुख्यालय इसका नाम पड़ा ब्यावर। इस बटालियन ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। स्थापना हुई मीर बटालियन की 1822 और 23 में, ये आपको याद रखना है। दूसरी स्थापना हम चलते हैं बच्चों। देखिए 1822-23 में हुई, हम देखते हैं, मान लीजिए 1822 में हुई, एग्जैक्ट डेट आपको बताऊं मैं, 1822 में हुई। 1822 से लगभग 1833 तक, कब तक बच्चों? 33 तक, 10 साल अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में चोरी को झेला। वो जब भी यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके दिल्ली ले जाते, रास्ते में चोरी हो जाती। वो इतनी सेना फोर्स ले जाते, कोई कुछ नहीं कर पाता। बार बार जो है एक ही, हम कहें कि पूरे टैक्स को कलेक्ट करने में, उसको ले जाने में भी ज़्यादा खर्चा आ रहा था, क्योंकि शेखावाटी जो क्षेत्र था वहाँ से उनको गुजरना पड़ता था। शेखावाटी क्षेत्र से क्या है बच्चों, अंग्रेजों को गुजरना पड़ता था दिल्ली जाने के लिए, और रास्ते में क्या हो जाती? चोरी हो जाती। इसलिए अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि यार ऐसा करते हैं अपन, अजमेर से लेकर के, जैसे राजस्थान का ये मैप मैंने आपको बताया, अजमेर से लेकर के हम दिल्ली आते हैं, रास्ते में क्या हो रही है बच्चों? चोरी हो रही है। तो क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं इस राजस्थान के जो शेखावाटी क्षेत्र है इसमें एक और मुख्यालय बना दो बीच में। तो अजमेर से ले जाकर पहले टैक्स को यहाँ रख देंगे अपन, सैनिकों के साथ सुरक्षित, शेखावाटी वाले में, बीच वाले जो हम मुख्यालय बनाएंगे। फिर यहाँ से कभी धीरे से निकाल के और कहाँ ले जाएंगे अपन? दिल्ली ले जाएंगे। तो अंग्रेजों की ये प्लान थी कि अगर हम अजमेर से सीधा दिल्ली ला रहे हैं तो रास्ते में चोरी हो रही है, यदि बीच में एक और मुख्यालय बन जाए, एक और सेना की टुकड़ी तैनात हो जाए तो शायद हमारी चोरी जो है रुक सकती है। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, एक और जो है सेना की गठन किया, या हम कहें मुख्यालय का गठन किया, जिसका नाम है बच्चों शेखावाटी ब्रिगेड। क्या नाम है बच्चों? तो हमने पहले देखी मीर बटालियन 1822-23 में, मुख्यालय ब्यावर अजमेर में। इस छावनी ने जो है किसमें विद्रोह नहीं लिया? 1857 क्रांति में विद्रोह वो भाग नहीं लिया। चलिए अगली देखते हैं हम। अगली देखिए, दूसरी उन्होंने गठन की शेखावाटी ब्रिगेड। क्या नाम है बच्चों? शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड। ये इन्होंने वो साथियों निर्माण की, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की। इसकी स्थापना जो है साथियों 1834 में की, और मुख्यालय इसका झुंझुनू रखा। तो हम इसमें लिखते हैं स्थापना कब की साथियों? 1834 में। इसका मुख्यालय कहाँ रखा बच्चों? मुख्यालय कहाँ रखा इसका? झुंझुनू। मुख्यालय कहाँ रखा बच्चों? झुंझुनू। ये शेखावाटी ब्रिगेड का जो है उन्होंने गठन किया, और इसमें यदि हम देखें तो मूल रूप से इसमें क्या है बच्चों? मूल रूप से चोरी, इसका जो गठन है इसमें हम लिख सकते हैं इसका गठन चोरी या डकैती को रोकने के लिए किया गया, ये आपको याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है आपको?
कि जो शेखावाटी ब्रिगेड है बच्चों, इसका गठन मुख्य रूप से किस लिए किया गया, ताकि जो अंग्रेज टैक्स कलेक्ट करके ले जा रहे हैं वो चोरी रोक सके, और वो जो है डकैती वो करते हैं वहाँ के लोग, वो शांत रह सकें। तो शेखावाटी ब्रिगेड आपको याद रखना है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू है, स्थापना 1834 में हुई, और इसका जो गठन है मुख्य रूप से चोरी चकारी रोकने के लिए किया गया, ये आपको याद रखना है। अब देखिए साथियों, दो अच्छी हम कहें एक सैन्य शक्ति अंग्रेजों की राजस्थान में जो है वर्चस्व बना चुकी हैं। एक आपने देखा मेर बटालियन, मेर बटालियन जो 1822-23 में अंग्रेज जिसकी स्थापना कर देते हैं बच्चों। उसके अलावा जब उनसे जो चोरी है, बार बार चोरी चकारी की वारदातों को वो कंट्रोल नहीं करवा रहे थे, नहीं करवा पा रहे थे, तो उन्होंने एक बीच में मुख्यालय बनाने की कोशिश की, एक मुख्यालय की स्थापना की बच्चों, जिसका नाम है शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड 1834 में, तो लगभग 1822-23 से हम देखें तो 10-11 साल उनको जो है इस घटना को झेलते हुए हो गए, और अंत में उन्होंने एक वो निकाला कि हम क्या है इसकी एक नए मुख्यालय की राजस्थान में क्या करते हैं बच्चों, स्थापना करते हैं। जब शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय भी झुंझुनू रखा, तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह हम अजमेर से टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसी तरह हम शेखावाटी के जो क्षेत्र है उससे भी टैक्स कलेक्ट करना प्रारंभ करें। उन्होंने शेखावाटी वाले क्षेत्र के आसपास सारे क्षेत्र से क्या किया बच्चों, टैक्स कलेक्ट करना प्रारंभ किया। तो उन्हें लगा कि जब दो मुख्यालय होने से राजस्थान में इतना अच्छा, या राजपूताने में हम इतना अच्छा कंट्रोल रख पा रहे हैं, तो क्यों ना पूरे राजपूताने में जगह जगह हमारे मुख्यालय होने चाहिए। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में हुई, मतलब 1800 आप देखिए 1822 या 23, 1822 या 23 में मेर बटालियन से लेकर के शेखावाटी तक उनको 10 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लग गए? 10 वर्ष, क्योंकि उनका मनसा भी नहीं था कि यहाँ से इतना टैक्स कलेक्ट करना। उनका मनसा था कि राजाओं से संधियाँ हो गई हैं, एक हमने अजमेर को जीत लिया है, जो मेर बटालियन वहाँ बना दी है, वही सब सारे राज्य में या पूरे रियासतों में क्या करेगी बच्चों, टैक्स कलेक्ट करेगी। लेकिन जब उन्होंने शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की तो उन्हें लगा कि नहीं, सही बात है, अगर हम पूरे राजस्थान में जितनी भी अच्छी अच्छी रियासतें हैं उन जगह यदि हमारी सेना को तैनात कर दें, हमारे जो मुख्यालय बना दें, तो शायद हम राजस्थान से और उतना अच्छा टैक्स जो है रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ये उनकी एक सोच बन गई, मानसिकता। और अगले ही वर्ष 1834 के बाद अगले ही वर्ष बच्चों एक नया मुख्यालय की स्थापना अंग्रेज जो है कर देते हैं लालच में, जिसका नाम है बच्चों जोधपुर लीजियन 1835 में। तो अगली आप लिखिए, तीसरा जो मुख्यालय है, तीसरा उनकी जो बटालियन है उसका नाम है जोधपुर लीजियन। क्या नाम है बच्चों? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन की बच्चों ये जो है स्थापना कर देते हैं। इसकी स्थापना होती है बच्चों 1835 में। मुख्यालय एरनपुरा में रखते हैं। ये एरनपुरा बच्चों पाली में पड़ता है, और जो है इसका जो है इसका भी मैं आपको अभी कहानी सुनाता हूँ। चलिए सबसे पहले लिखिए इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? 1835 में, यानी शेखावाटी ब्रिगेड के एक साल बाद 1835 में। इसका बच्चों मुख्यालय यदि हम देखें, मुख्यालय कहाँ बच्चों? इसका एरनपुरा कहाँ पड़ता है बच्चों? पाली में। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, मैं आपको बताऊं यहाँ क्या हुआ। जब अंग्रेजों ने दो सैन्य बटालियनों की स्थापना कर दी थी, जब उन्होंने मेर बटालियन बनाई तो अजमेर में कोई नहीं था उनसे रोकने वाला कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप यहाँ पर ये सेना की छावनियाँ क्यों बना रहे हो, क्योंकि पूर्णतः अजमेर को उन्होंने जीत लिया था बच्चों दौलत राव सिंधिया से। जब पूर्णतः अजमेर ही उनका है तो वो उसमें कुछ करें। तो कोई भी शासक, किसी भी राजा ने या किसी भी हमारे जो वंश से संबंधित थे, उन्होंने हस्तक्षेप उसमें नहीं किया। सबने संधियाँ कर रखी थी। लेकिन जब उन्होंने शेखावाटी ब्रिगेड का निर्माण किया तो शेखावाटी क्षेत्र में वहाँ के जो शासक थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों बना रहे हो, हमारे क्षेत्र में इस जो है सैन्य बटालियन का क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि इस बटालियन को हम चोरी चकारी रोकने के उद्देश्य से बना रहे हैं, ये आम जनता को परेशान करने के लिए नहीं है, या आपको आपत्ति जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसलिए इसको बना रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में चोरी चकारी ज़्यादा हो रही है, हम उन पर कंट्रोल इस बटालियन से हम कर सकते हैं, शेखावाटी ब्रिगेड से। अचानक जब उन्हें इस रेवेन्यू का पता चला, इन टैक्सों का बच्चों पता चला, तो उनके मन में लालच आ जाता है। और जब लालच आ जाता है बच्चों, तो वह पूरे राजस्थान में एक तरीके से अपनी बटालियनें
अपनी सेनाएं स्थापित करना चाहते थे। जब सेनाएं स्थापित करना चाहते थे तो वो पहुंचते हैं बच्चों जोधपुर। जोधपुर पहुंचते हैं, जोधपुर लीजियन की स्थापना करते हैं। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में करते हैं और मुख्यालय इसका एरनपुरा पाली में बनाते हैं। जब जोधपुर पहुंचते हैं बच्चों तो यहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि अचानक आप ये यहाँ पे स्थापना क्यों कर रहे हो? भाई आपने हमसे संधि कर रखी है कि हम पर जो भी विपत्ति आएगी, जो भी आपत्ति आएगी उसको आप निवारोगे, तो आपने 2 छावनियाँ बना दी हैं, आपने शेखावाटी ब्रिगेड बना दिया है और आपने जो है मेर बटालियन बना दी है, तो अचानक जोधपुर में जो है आप क्यों स्थापना कर रहे हो किसी भी बटालियन की? जोधपुर लीजियन लाने की ज़रूरत क्या है? तो जो अफसर होते हैं, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य अधिकारी होते हैं बच्चों, वो ये जवाब देते हैं कि देखिए आपकी जो सेना है, आपके जो घुड़सवार हैं साथियों, वो कुशल नहीं है। यानी जोधपुर के शासक से वो कहते हैं कि आपकी जो घुड़सवार है, आपकी जो सेना में घोड़े पर चलने वाले सैनिक हैं, वो कुशल नहीं है। यदि हमारा युद्ध किसी से हो गया तो वह लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम एक जोधपुर लीजियन की स्थापना कर रहे हैं। इसमें हम उनको प्रशिक्षण देंगे। नए जो है हम एक बात ये समझे कि नई हम सेना की भर्ती करेंगे और उसमें हम अच्छे से प्रशिक्षण देंगे ताकि हमारी घुड़सवारी है वो सबसे मजबूत हो सके। इसलिए हम इस मुख्यालय का निर्माण जो है कर रहे हैं। ये किसने कहा बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने ये फरमान उनके पास रखा और जोधपुर लीजियन की स्थापना कर दी जाती है 1835 में और मुख्यालय एरनपुरा पाली में बना दिया जाता है। और इसका क्या कारण बताया उन्होंने? कहा इसमें हम लिख सकते हैं कि जोधपुर के घुड़सवारों पर, जोधपुर के घुड़सवार होते हैं बच्चों घोड़े पर चलकर युद्ध करने वाले, घुड़सवारों पर, जोधपुर के घुड़सवारों पर अकुशलता का आरोप लगाकर, अकुशलता का आरोप लगाकर इस बटालियन की स्थापना की, इस बटालियन की स्थापना की। देखिए एक मुख्य मनसब उनका जो था वो था टैक्स। जितने अधिक मुख्यालय, जितनी अधिक सेना उतनी अधिक शक्ति, एक उनका मनसब ये भी था। लेकिन वो कैसे समझाएं किसी राजा को कि हम आपके क्षेत्र में क्यों सेना तैनात कर रहे हैं अचानक से? वो कैसे समझाएं? इसलिए वो एक नए प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे। शेखावाटी बनाया तो उन्होंने चोरी का नाम लिया। इसी तरह जब वो जोधपुर आए, जब जोधपुर में उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया बच्चों, तो उन्होंने कहा कि आपके जो घुड़सवार हैं, आपके जो घोड़े वाले हैं, जो लड़ने वाले हैं बच्चों, वो अकुशल हैं। यदि हमारी किसी से युद्ध में लड़ाई हो जाती है या हम किसी से युद्ध करने जाते हैं तो ये तो हार जाएंगे, इनसे घोड़े चलाना ही नहीं आता। तो इसलिए हम इनको एक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसलिए हम जोधपुर लीजियन के नाम से, आपका जो कस्बा है, आपका जो शहर है, आपका जो राज्य है, रियासत है, उस नाम से ही हम हमारी सेना का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हम अच्छे घुड़सवार पैदा कर सकें। ये किसने कहा बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा। तो जोधपुर के घुड़सवारों पर अकुशलता का आरोप लगाकर जो है कौन सी बटालियन की स्थापना हुई बच्चों? तो जोधपुर लीजियन की जो है स्थापना हुई। एक कारण ये भी था बच्चों कहीं ना कहीं के एरनपुरा, हम पढ़ते हैं एरनपुरा में 1857 में विद्रोह, ये कारण भी हम आगे पढ़ेंगे। क्यों ये कारण सामने निकल के आया मैं आगे और आपको समझाऊंगा। तो ये उनकी जो है 3 बटालियन बच्चों बन चुकी थी। चलिए आगे चलते हैं हम। अब उन्होंने बटालियन बनाई बच्चों हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ बनाई बच्चों? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में वो बटालियन बनाते हैं बच्चों कोटा। कहाँ बनाते हैं? कोटा। तो अगली बटालियन है आपकी कोटा कंटिंजेंट। क्या नाम बच्चों? कोटा कंटिंजेंट। चौथे नंबर पे उन्होंने बटालियन बनाई अपने हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा कंटिंजेंट। ये उन्होंने बनाई। कहाँ पे बनाई बच्चों? कोटा में। इसकी स्थापना की बच्चों उन्होंने 1838 में। कब की बच्चों? स्थापना कब की? 1838 में। स्थापना 1838 ईस्वी में स्थापना की बच्चों उन्होंने 1838 ईस्वी में। कहाँ है इसका मुख्यालय बच्चों? कोटा है। अब देखिए ये जब उन्होंने बटालियन बनाई तो उनका एक मनसब था बच्चों। क्या मनसब था? आप राजस्थान के मैप को देखकर समझिए। देखिए राजस्थान में ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों वो हाड़ौती का क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र में देखिए उन्होंने अजमेर में मुख्यालय बना दिया है, शेखावाटी में मुख्यालय बना दिया है और जोधपुर में मुख्यालय बना दिया है। 3 जगह उनका एकाधिकार हो गया है, हम ये कहें आधिपत्य हो गया है। इस वाले क्षेत्र में बनाने से उनको क्या फ़ायदा हो रहा था
इस वाले क्षेत्र में हमारे पास में मध्य प्रदेश है, ये जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे एक स्थान है बच्चों नीमच। क्या स्थान है? नीमच। इस वाले नीमच वाले क्षेत्र पर उनका अधिकार हो जाता। उसी तरह यहाँ पे उनका मुख्यालय बनाने से इधर अपने पास में आगरा पड़ता है बच्चों यूपी का, तो आगरा जो है, आगरा पे उनका क्या हो जाता बच्चों? एकाधिकार भी हो जाता। अर्थात वो ये चाह रहे थे कि यदि हम इस सेंटर में यानी कोटा में हम स्थापना कर दें हमारे मुख्यालय की, तो ये जो पूरा क्षेत्र है, जो हमारे ये पूरा जो क्षेत्र है मध्य भारत का, ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ये उनकी बच्चों क्या थी? सोच थी। तो इस सोच को लेकर के उन्होंने कोटा, किसकी? कोटा कंटिजेंट की क्या की बच्चों? स्थापना की। तो कोटा कंटिजेंट की स्थापना कब की बच्चों? 1838 में की। ये बात आपको याद रखनी है। साथ में इसके अंतर्गत आने वाले जो है उन्होंने कौन कौन सी छावनियां बनाई, तो इसके अंतर्गत आने वाली अन्य कंटिजेंट, ये इसी में लिखना है बच्चों, अन्य कंटिजेंट, अन्य कंटिजेंट कौन कौन सी बनाई बच्चों? इस कोटा के अंतर्गत उन्होंने 3 बनाई बच्चों। 3 छावनियां कोटा के अंतर्गत आती हैं, यानी कोटा की जो सेना है वो 3 छावनियों पर निगरानी रखेगी या 3 छावनियों को बच्चों कंट्रोल करेगी। कौन कौन सी छावनी? एक अपनी हो गई बच्चों नीमच, नीमच छावनी। ये नीमच बच्चों एमपी में पड़ता है। नीमच कहाँ पड़ता है बच्चों? एमपी में। नीमच वाली छावनी। एक कौन सी बच्चों? नीमच छावनी। एक अपनी हो गई देवली। देवली कहाँ पड़ता है बच्चों? टोंक में। देवली टोंक वाली छावनी ये भी बनाई। मतलब जो कोटा कंटिजेंट बनाया है इसके अंतर्गत 3 छावनियों को रखा गया। उन्होंने कोटा एक मुख्यालय बना दिया पूरा और 3 छावनियां उसके अंतर्गत पटक दी कि भाई कोटा इन तीनों पर अधिकार रखेगा, यानी कोटा से इन तीनों छावनियों पर निगरानी रखी जाएगी। देवली और एक अपनी हो गई आगरा। आगरा ये कहाँ पड़ता है बच्चों? यूपी में। देखिए मेर बटालियन बनाया पूरे राजस्थान के व्यापार को समेटने के लिए, लेकिन चोरी चकारी होने लगी तो उन्होंने शेखावाटी ब्रिगेड बना दिया। शेखावाटी ब्रिगेड बनाई, चोरी चकारी रोक दी उन्होंने। फिर उन्हें पता चला कि टैक्स जनरेट करने के लिए हमें राजस्थान में शक्ति बनने के लिए हमें बटालियन बनानी चाहिए, कई स्थापनाएं, कई गठन करने चाहिए, कई आयोग बनाने चाहिए, कई मुख्यालय बनाने चाहिए। उन्होंने जब ये सोचा तो उन्होंने वो पहुंचे बच्चों जोधपुर के जो शासक थे उनसे कहा कि आपके घुड़सवार हैं वो कुशल नहीं है, आपकी यदि लड़ाई हो गई तो हम तो हार जाएंगे, इसलिए हम जोधपुर लीजियन की स्थापना कर रहे हैं बच्चों। और साथ में उन्होंने कहा कि हम इसमें प्रशिक्षण देंगे ताकि हम अच्छे घुड़सवार पैदा कर सकें। तो जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई। जब जोधपुर लीजियन की स्थापना हो गई तो एक तरीके से राजस्थान के हम कहें कि मध्य राजस्थान पर पूरा उनका कब्जा हो गया। अब उनको ज़रूरत थी कि जो राजस्थान पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान है उस पर वो क्या कर सके बच्चों? कब्जा कर सकें। और पूर्वी दक्षिणी राजस्थान पर कब्जा करने के लिए एक ही मुख्यालय था बीच में, वो था कोटा। तो उन्होंने कोटा कंटिजेंट की स्थापना की सन 1838 में। और इसके अंतर्गत 3 छावनियों को उन्होंने रखा कि नीमच वाली छावनी है, इस पर भी सेना, देवली टोंक वाली छावनी, इस पर भी सेना, और आगरा वाली यूपी वाली छावनी है, इस पर भी सेना। कौन निगरानी रखेगा इन तीनों पर? कोटा कंटिजेंट। तो ये उन्होंने एक स्थापना भी की साथियों। तो अन्य कंटिजेंट में हम पढ़ सकते हैं देवली टोंक में, नीमच एमपी में और आगरा यूपी में। इन 3 छावनियां किसके अंतर्गत आती हैं? कोटा के अंतर्गत। अभी किसी एग्जाम में बच्चों प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी छावनी कोटा कंटिजेंट के अंतर्गत नहीं आती? 3 तो ये थी। एक उन्होंने एमबीसी पटक दी थी, एमबीसी मेवाड़ भीलकौर, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक उन्होंने पटक दी थी एमबीसी, जो कि एमबीसी खुद एक अलग छावनी है, कोटा कंटिजेंट के अंतर्गत नहीं आती। ये आपको याद रखना है। तो 3 आपको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं बच्चों? नीमच, देवली और आगरा यूपी, है ना? ये आपको याद रखने हैं। चलिए उन्होंने कितनी बना दी बच्चों? 4 छावनियां उन्होंने जो है राजस्थान में बना दी। अब अगली बात आती है उनकी बच्चों, अगली बात आती है वो बनाते हैं मेवाड़ भीलकौर, एमबीसी जिसको बोलते हैं। चलिए 4 बन गई। 5वीं की बात करें हम, 5वीं छावनी। चलिए पहले हिंदी में नाम लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेवाड़ भील कौर, मेवाड़ भील कौर बच्चों, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमबीसी। क्या बोलते हैं बच्चों? एमबीसी। एग्जाम में भी ज़्यादातर एमबीसी लिखा आता है, मेवाड़ भील कौर एमबीसी। अब ये छावनी बनाई बच्चों, किसने बनाई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मेवाड़ भील कौर, मेवाड़ भील कौर की यदि हम स्थापना देखें बच्चों तो स्थापना इसकी की गई थी 1841 में। कब की गई थी बच्चों?
1841 में। मेवाड़ भील कौर की स्थापना कब की गई? 1841 में इसकी स्थापना की गई बच्चों। और इसका जो मुख्यालय है बच्चों वो भी कहाँ है बच्चों? खेरवाड़ा, यानी खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है बच्चों? उदयपुर में। तो इसका मुख्यालय देखिए आप, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है बच्चों? उदयपुर, उदयपुर। ठीक है, एक और चीज हम इसमें ये लिख सकते हैं कि इस छावनी ने या इस बटालियन ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, विद्रोह में भाग नहीं लिया। इस बटालियन ने किस में भाग नहीं लिया बच्चों? विद्रोह में भाग नहीं लिया। ये भी बात हम साथ में याद रख सकते हैं। देखिए बच्चों, हम 1857 की क्रांति हमने अभी तक शुरू भी नहीं की है, आपको मैं बता दूं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों अंग्रेजों ने किस तरह राजस्थान में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। क्योंकि क्रांति को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बच्चों कि किस तरह अंग्रेजों ने प्रवेश किया, किस तरह राजाओं को कन्वेंस किया और किस तरह उन्होंने एक शक्तिशाली उन्होंने सेना का जो है राजस्थान में निर्माण कर दिया। ये जो सेनाओं का निर्माण हो रहा है बच्चों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, अंग्रेज सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश लेते हैं बच्चों, शुरू से एक बार मैं आपको समझाऊं। अंग्रेज राजस्थान में प्रवेश लेते हैं सिर्फ व्यापार करने, राजाओं से संधि की जाती है व्यापार के लिए, और राजाओं से वो बोलते हैं कि देखिए भाई, आप हमारे बाहरी मामले में हस्तक्षेप मत करना और हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामले मतलब जैसे आपके 4 बच्चे हैं, कौन उत्तराधिकारी बनेगा हमें कोई मतलब नहीं है उससे, आप जानो कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन क्या करना है, हमें मतलब है कि हमें टैक्स चाहिए बाकायदा, हम आपकी क्या है सैन्य शक्ति में सुरक्षा करेंगे, कोई आप पर आक्रमण करता है तो हम सुरक्षा आपको देंगे, साथ में हमें व्यापार में आप नहीं टोकोगे, आपके क्षेत्र में हम व्यापार करेंगे, आप हमें नहीं रोकोगे। बस इतनी सी बात थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। हमारे शासकों ने क्यों संधियाँ की? आखिर क्या जरूरत थी संधियाँ करने की? हमारे शासकों ने संधियाँ की क्योंकि दक्षिण भारत में जो मराठा थे वो बार बार उत्तरी भारत में आक्रमण कर रहे थे। जब बार बार लूटपाट मचा रहे थे वो, तो हमारे जो शासक थे उनको एक सहायता चाहिए थी, एक सेना चाहिए थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड करवा रही थी। दोनों के बीच जब दोनों की ज़रूरतें पूरी होने लगी तो दोनों के बीच संधियाँ हुई। राजस्थान में 1803 से लेकर के 23 तक संधियों का दौर चला। संधियों के दौर में बीच में एक अजमेर के शासक आते हैं बच्चों, दौलत राव सिंधिया, जो मना कर देते हैं संधि करने से। विद्रोह हो जाता है, टकराव हो जाता है, युद्ध हो जाता है बच्चों, और दौलत राव सिंधिया से ईस्ट इंडिया कंपनी अजमेर को जीत जाती है। जब अजमेर को जीत गई तो 4 साल खुशियां मनाती है और 1822-23 में बच्चों वहाँ मेर बटालियन की जो है स्थापना कर देती है। मेर बटालियन की स्थापना करने के बाद वह सोचती है कि अजमेर को एक अच्छी दिशा देनी चाहिए, इसलिए अजमेर को 1832 में चीफ कमिश्नरी बना देती है। 1832 में अजमेर को चीफ कमिश्नरी बनाने के बाद जब वो बार बार दिल्ली टैक्स ले जाते तो शेखावाटी जो क्षेत्र है उसमें चोरी चकारी हो रही थी, उसको रोकने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड 1834 में स्थापना कर दी जाती है। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना करने के बाद बच्चों उनके मन में लालच आ जाता है और पूरे राजस्थान में छावनियां बनाने के मनसब से वह जोधपुर जाते हैं और घुड़सवारों पर अकुशलता का आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन की साथ स्थापना कर देते हैं। जोधपुर लीजियन की स्थापना करते हैं। जोधपुर लीजियन का जो मुख्यालय बच्चों एलनपुरा पाली में रख देते हैं। जोधपुर के नाम से इस सेना का गठन कर देते हैं और जब जोधपुर लीजियन की वो स्थापना कर देते हैं तो उनको 3 साल लग जाते हैं बच्चों 3 छावनियाँ बनाने में। 3 छावनियाँ बनाते हैं वो कोटा कंटिजेंट के अंतर्गत, देवली टोंक वाली बनाते हैं, साथ में अपने नीमच वाली एमपी वाली बनाते हैं और साथ में यूपी आगरा वाली बनाते हैं। 3 छावनियाँ बनाकर 1838 में बच्चों वो कोटा कंटिजेंट की स्थापना कर देते हैं। कोटा कंटिजेंट को मुख्यालय बना देते हैं तीनों छावनियों का। तीनों छावनियों पर निगरानी रखने का कार्य कोटा कंटिजेंट करता था। 1838 में ये कार्य होता है। उसके बाद 3 साल वे पूर्णतः 3 साल जमकर वे पूरे राजस्थान से टैक्स कलेक्ट करते हैं और अंत में 1841 में आकर MBC मेवाड़ भील कौर की वो स्थापना कर देते हैं, जिसका मुख्यालय उदयपुर के खेरवाड़ा में वह स्थापित करते हैं। ये थी बच्चों आज की कहानी। क्या थी कि किस तरह अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे राजस्थान में प्रवेश लेती है, किस तरीके से वह अपना व्यापार सुचारू रखती है, किस तरीके से धीरे धीरे सेना को बढ़ाती जाती है और किस तरीके से पूरे राजस्थान पर एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। अब हम बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति,
ये जो इन्होंने सैनिकों की भर्ती की है, इतनी जो छावनियाँ बनाई हैं, इन सब में क्यों अचानक से क्रांति हुई, उन सब तथ्यों को, उन सब कारणों को लेकर मैं फिर आऊँगा आपके साथ अगली क्लास में। मुझे आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अच्छे से मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों आपको समझाने की। यदि आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजिए। साथियों, हम पूर्ण कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की बच्चों। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारा सहयोग करें और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाइए बच्चों। क्योंकि देखिए, एक लाइक और एक शेयर से आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम भी तो आपके लिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे साथियों लगातार जो है क्लासें लाते रहे हैं। आपकी पार्ट बी की क्लासें भी साथियों बहुत जल्द आने वाली हैं और उसकी भी आप तैयारी हमारे चैनल से ही जुड़कर कीजिए। साथ में आपको हिस्ट्री के साथ कला संस्कृति की भी मैं क्लासें लाने की सोच रहा हूँ बच्चों। लेकिन पहले हम जो है एक बार आधुनिक इतिहास को कंप्लीट कर लें, ये बहुत बड़ा है। इसके बाद हम आराम से मध्यकालीन इतिहास पढ़ते रहेंगे और साथ में एक कला संस्कृति की क्लास भी चला देंगे, ताकि दोनों में जो है असमंजस भी पैदा ना हो, कौन से चित्र किसने बनाए, साथ में दोनों चलते रहें। ये मैं एक प्लान कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए। तो अभी आप राजस्थान का इतिहास का आनंद उठाइए और मिलता हूँ साथियों आपसे अगली क्लास में। राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति को लेकर के। और आज हमने पढ़ा राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य, किस तरह राजस्थान में ब्रिटिशों का आधिपत्य जमा और किस तरह पूर्ण राजस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया, ये हमने आज पढ़ा। चलिए दोस्तों, मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, खम्मा घनी, राम राम दोस्तों।